हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब कि स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये सेल चैप्टर के बाद ही आता है और अब कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है। पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, पर अब इससे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी दो, कभी कभी तीन चार भी क्वेश्चन आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन आना तो तय ही है इसमें। और बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, फिर एंजाइम के रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, यही है इसमें और फिर एंजाइम का जो रिएक्शन का मतलब करने का तरीका है उसको पढ़ना है कि कैसे काम करता है एंजाइम जो है। यही है इसमें कुछ खास ज़्यादा टॉपिक है नहीं। अगर इसको बहुत दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे जगहों पे देखोगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देने का कोशिश किया जाता है, पर उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करना है। बस उतना ही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना है जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है। अगर उतनी ही इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लग जाएंगे। ठीक है, सेल चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो वीडियो है वो आना बाकी है, वो आ जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 11th का। ठीक है, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसके नाम को अगर हम लोग देखें तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर नाम को हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो पहला भाग आ जाता है बायो, दूसरा भाग आता है मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स से इसका कहने का मतलब ये है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग वर्ल्ड से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, मतलब कि जो लिविंग सिस्टम के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनकी बात करना चाह रहा है वो। ठीक है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से कंपाउंड्स आने वाले हैं, ये आते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या है कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। एक केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं एक लिविंग सेल का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट का केमिकल एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, और दूसरा बात है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोटीन्स, फिर पॉलीसेकेराइड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा एंजाइम्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम हमारे इस यूनिट में, मतलब इस वाले सीरीज में, बायोमोलिक्यूल्स वाले सीरीज में खत्म करने का कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं, आज हमारा ये वाला पार्ट कवर करने का टारगेट है। ठीक है, ये 3 पार्ट आज हम अपना इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करेंगे, बाकी ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे हिसाब से मुश्किल 3 वीडियो या 3 लेक्चर्स इसमें आएंगे, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहला बोल रहा है कि there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made up of same chemicals, that is elements and compounds? You have learned in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of chemicals like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of living tissue. If the same analysis is performed on a piece of earth's crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. What are the differences between the two lists? In absolute terms, no such differences could be made out. All the elements present in a sample of earth's crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. देखिए, पूरा मैं इसको रीड किया। ठीक है, पूरा मैं इस पैराग्राफ को रीड किया। अब इस पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि देखिए, अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट को किसी भी पार्ट को हम उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। केमिकल एनालिसिस करना मतलब कि उस पार्ट को तोड़ के एक पेस्ट बना लेना, पेस्ट करने के बाद उसको किसी चीज़ में, किसी भी एसिड में डिसॉल्व कर लेना, डिसॉल्व करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसमें क्या क्या है, इसको केमिकल एनालिसिस करना, मतलब इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप के केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड से केमिकल जो भी
इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम केमिकल एनालिसिस करना। ठीक है, तो वो तो क्या बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, और जब हम अर्थ के क्रस्ट का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमको सेम एलिमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो जो एलिमेंट्स हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, वही सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में भी मिलते हैं, है ना। तो वो अब उसी बात करना चाह रहा है कि क्यों मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी नरिशमेंट लेते हैं, या फिर जो भी हमारा नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स का तरीका है, वो हम हमारा अल्टीमेटली अर्थ से ही आता है ना। जैसे हम प्लांट से ले लेते हैं, पर प्लांट तो अर्थ से ही लेते हैं, तो इसीलिए अर्थ में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ही हमारे बॉडी पे भी मिलते हैं, क्योंकि आखिर में हम कहीं से कुछ भी चीज़ न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो अर्थ से ही लेंगे, अर्थ के सिवा हमारे पास कोई दूसरा सोर्स तो है नहीं। इसीलिए जो हमारे कंपोनेंट्स है वो सेम है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो अर्थ के क्रस्ट में तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि वो कहीं और से तो ले नहीं सकता। पर अर्थ के क्रस्ट में जो भी मिनरल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमंस के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिले। जैसे कि सिल्वर या फिर गोल्ड, ये अर्थ के क्रस्ट में तो मिलता है, सिलिकॉन, पर वो ह्यूमन के बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में मिलना जरूरी है, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बात बोला। दूसरा बात यहाँ पे एक बात और ये बोला कि ये और लाइन कि जो भी, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, कि जो भी कार्बन एंड जो हाइड्रोजन का जो भी हमारे पास यहाँ पे मतलब जो रिलेटिव एविडेंस है, क्या रिलेटिव एविडेंस है, वो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा है अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमन का बॉडी बना ही कार्बन से है। अर्थ में भी कम कार्बन नहीं है, अर्थ में भी बहुत ज़्यादा कार्बन है। पर बात यह है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसका साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और इसके मुकाबले जब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि कितना परसेंट मिलेगा या कितना डेंसिटी में मिलेगा, तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो जो रिलेटिव एविडेंस है अर्थ के क्रस्ट के कंपेरिजन पे वो ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में कम है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को तो ये खत्म हो गया। अब इसका आगे देखते हैं, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। एक केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms. How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, and grind it in a trichloroacetic acid using a model and pestle. We obtain a thick slurry. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called the filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second or retentate or the acid insoluble fraction. Scientists have to found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. देखिए, वो क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि हमको यहाँ पे लेना है, क्या लेना है, कुछ भी, मान लीजिए एक यहाँ पे पत्ती ले ली है, ठीक है, ये भी एक पार्ट है, या फिर हम कोई एक सेल ले लिए बहुत सारे यहाँ पे, ये किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी और लिख दिया। ठीक है, इसको हमको ले लेना है। इसके बाद क्या बोला है कि इसको जो है हमको एक स्लरी बनाना है, किसमें, मोटर पेस्टर में। मोटर पेस्टर क्या होता है, जो ऐसे पीसने का होता है ना, एक छोटा सा पीसने का होता है। ठीक है, इसमें ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसमें इसको ये जो पत्ती था या फिर ये जो सेल्स थे इसको पीस लिया अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सब पीस के एक स्लरी बना लिया। स्लरी बनाने के बाद क्या किया, इसको डाल दिया इस बीकर में जिसमें था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था। ठीक है, इसमें तो क्या हुआ, ये जो भी चीज़ था वो इसमें एक तरह से डिजोल्व हो गया। कुछ डिजोल्व हुआ, कुछ नहीं डिजोल्व हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको कर दिया फिल्टर। इसको बाद इसको जो है एक चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन में, यहाँ मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लोथ या कॉटन लगाया, और उसके बाद इसको कर दिया फिल्टर। ठीक है, इसमें फिल्टर कर दिया। ठीक है, कर दिया फिल्टर। अब क्या हुआ, अब से जब इस चीज को इसमें फिल्टर कर दिया, ठीक है, ऐसे गिरा,
और इसमें फिल्टर कर दिया। तो फिल्टर होने के बाद क्या देखने को मिला यहाँ पे, फिल्टर होने के बाद देखने को ये मिला कि कुछ जो चीज़ था वो यहाँ पे गिरा और कुछ जो चीज़ था वो यहाँ पे रुक गया, जो कि इधर फिल्टर नहीं हो पाया। चीज़ क्लॉथ या कॉटन से वो फिल्टर होके नहीं आ पाया, वो ऊपर ही रुक गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना कि जो चीज़ फिल्टर हो गया यहाँ पे उसको मैं क्या बोलूँगा, फिल्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि वो फिल्टर हो गया। या फिर इसको मैं और कुछ बोल सकता हूँ, और वो है एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब कि वो चीज़ें जो कि एसिड में सॉल्युबल हो गई। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ सॉल्युबल नहीं हुआ उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा रिटेंटेड। या फिर रिटेंटेड को और क्या बोल सकते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो रिटेंटेड फिल्ट्रेट क्या है, ये बात समझ में आया। जो चीज़ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व होके फिल्टर हो गई उसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, और जो चीज़ें डिसॉल्व नहीं हो पाई उसको हम बोलेंगे रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो चीज़ें आती है जिनका जो वेट है वो 800 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, सॉरी ये ज़्यादा हो गया। एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो चीज़ें आएंगी जो कि जिनका वेट जो है, जो कि जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जो है 800 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, और जो ये जो है, जो रिटेंटेड है, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें वो चीज़ आएंगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से ज़्यादा है। ठीक है, डाल्टन। ठीक है, जो जिनका 800 डाल्टन से ज़्यादा वेट है मॉलिक्यूलर वेट, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगी, और जो छोटी है 800 डाल्टन से वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगी और वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे को हमको देखने को मिली, तो यहाँ पे जो था सारी की सारी जो छोटी चीज़ें थी वो हमको देखने को मिल गई, जैसे कि अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड हमको यहाँ पे देखने को मिल गया, और हम आगे यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अमाइनो एसिड देखने को मिली, और क्या देखने को मिला, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिला। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिला, और क्या देखने को मिला, न्यूक्लियोसाइड्स भी देखने को मिला हुआ। ठीक है, अमाइनो एसिड देखने को मिला, न्यूक्लियोटाइड मिला, न्यूक्लियोसाइड्स मिला। रिटेंटेट में क्या देखने को मिला, रिटेंटेट में देखने को मिला अपने को प्रोटीन, और क्या देखने को मिला, और अपने को देखने को मिला लिपिड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ये हमको देखने को मिली किसमें, रिटेंटेट में, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर साइज था वो 800 डाल्टन से ज़्यादा था। जो यहाँ पे जो लिपिड है, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है। पर बात यह है कि लिपिड अकेला नहीं होता है, वो एक पूरे के पूरे ग्रुप में होता है। ठीक है, वो अपने पूरी की पूरी ग्रुप में बना के रहता है, इसलिए जो उसका जो पूरा मतलब जो कॉम्बिनेशन का जो साइज है वो 800 डाल्टन से बहुत बड़ा हो जाता है, और इसलिए वो ऊपर रिटेंटेट में रुक जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वैसे आगे लिखा हुआ है, हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट विल suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolates a purified compound. सब काम का नहीं अपने। Analytical techniques when applied to compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of compound. ये सब भी कोई काम का नहीं है। यहाँ से थोड़ा देखिए, all the carbon compounds that we get from living tissue are कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वो कभी मान लीजिए कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया, तो अगर वो बोले कि ऑल दी कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, तो टिक कर देना। ये मत सोचना कि सिर्फ कार्बन के बारे में बोल रहा है, कोई दूसरा कंपाउंड तो बोल नहीं रहा है, तो टिक कर देना बायोमोलिक्यूल्स, हम उसको बायोमोलिक्यूल में बोलेंगे। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन देम। आगे बोल रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाह रहा है ये इस टेबल में, देख लीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन, अर्थ क्रस्ट, और उसके बाद आ गया ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज मिलता है और अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज मिलता है। तो हाइड्रोजन कितना मिलता है, 0.14% मिलता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में देखिए कितना मिल रहा है, 0.5। पहले भी हम देखे थे फर्स्ट पैराग्राफ में
कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है कि किसमें कितना मिलता है, रिलेटिव एविडेंस, वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होता है अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, कार्बन अर्थ के क्रस्ट में 0.03 है, पर ह्यूमन बॉडी में 18.5 है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑक्सीजन यहाँ 46% है, पर यहाँ पे 65 है। वो इसलिए है क्योंकि ह्यूमन का बॉडी छोटा है अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा मिलता है। नाइट्रोजन वेरी लिटिल, पर यहाँ पे 3.3 है। सल्फर 0.3 है, पर यहाँ पे 0.03 है, पर यहाँ पे 0.3 है। देखिए बहुत ज़्यादा मिलता है। सोडियम के, जबकि सोडियम कितना कम है, देखिए सोडियम यहाँ पे 2.8 है, पर ह्यूमन बॉडी में 0.2 है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सोडियम कम मिलता है, कम मिलता है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ 3.6 है, यहाँ पे 1.6 है, कैल्शियम भी कम मिलता है। मैग्नीशियम भी कम मिलता है, और सिलिकॉन तो बहुत ही कम मिलता है। तो ये जो लास्ट के जो चार है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा मिलते हैं और ह्यूमन के बॉडी में कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जितने मेटल है वो अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा मिलते हैं, पर ह्यूमन बॉडी में कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोलना चाह रहा है, वहाँ पे लिखा था, हाउ डू वी नो दिस, a slightly different but destructive experiment has to be done. One weigh a small amount of living tissue, say a leaf. इस बारे में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। Say a leaf or liver, and this called weight grain, and dry it. All the water evaporates. The remaining material gives a dry weight. Now, if the tissue is fully burned, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form. देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हम एक लीफ ले लेते हैं, ठीक है, एक लीफ ले लिया यहाँ पे। अब क्या किया कि इसका वेग कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे वेग कर लिया वेग मशीन में। मान लीजिए इसका एक्स वेट आया, ठीक है। अब क्या किया, ये इसका वेट है, ठीक है, मतलब वेट मतलब गीला वेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाटर है अभी भी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा सुखा लेंगे, ठीक है। जब सूखने के बाद ये कुछ ऐसा मरियल सा हो जाएगा, जब उसका पूरा का पूरा जो पानी है वो इवापोरेट हो गया, उसके बाद इसका एक वेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका y वेट इवापोरेट हो गया, तो इसका वेट अब क्या हो गया, x माइनस वाई, ठीक है। ये इसका ड्राई वेट है, क्या है, ये है इसका ड्राई वेट। अब इस ड्राई वेट को क्या करेंगे, मतलब इस सूखे हुए पत्ते को क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐसा है ना ये, तो पूरा का पूरा इसमें जला देंगे, जला दिए, इसको पूरा बंद कर लिए। तो बंद करने के बाद क्या बचेगा, इसमें सिर्फ ऐश बचेगा, ऐश। उस ऐश को जब हम एनालाइज करेंगे, उस ऐश का जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो उसमें हमको देखने को मिलती है कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐश। ऐश मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। तो राख जो है ऐश, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमको देखने को मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ, जिंक देखने को मिल सकता है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम करने को देखने को मतलब हम ये देखते हैं। तो हमको यहाँ से क्या क्या मिला देखने को, हमको सोडियम मिला, पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, वाटर मिला। वाटर तो इवापोरेट हो गया था, और कंपाउंड कुछ जैसे ये सॉल्ट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमको देखने को मिला, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो एसिड सॉल्युबल जो फ्रैक्शन था यहाँ पे हम जो बात किए थे अमाइनो एसिड, इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है ना, जैसे ये सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही बात बोल रहा है कि this like sulfates, phosphates are also seen in acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds give an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue. From a chemistry point of view, one can identify a functional group like aldehydes, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotides, bases, fatty acids. समझो बात को कि क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का जब इस तरह से केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम उसमें अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो क्या क्या देख सकते हैं, हम उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे। पर हमको तो केमिस्ट्री हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी के व्यू से देखेंगे, तो हम उसको एल्डिहाइड, कीटोन इस बात में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, जो भी एलिमेंट हमको मिले हैं
लिविंग टिश्यूज में अमाइनो एसिड मिला क्या, न्यूक्लियोटाइड्स मिले क्या, बेसिस मिले क्या, फैटी एसिड्स मिला क्या, हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, hence they are called alpha amino acids। समझो बात को, इस बात को मैं अभी बताऊंगा। They are substituted methanes, they are 4 substituent group occupying the 4 valency position। These are hydrogen carboxyl group, amino group and a variable group designated as R group। Based on the nature of R group, there are many amino acids, however thus which occur in protein are only of 20 types। अच्छा, कहाँ पे हो गया, रुक इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं एक बार। हाँ चलिए, खाली है। क्या बोल रहा है कि अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो जब अमाइनो एसिड्स के बारे में हम बात हो रहा है, तो अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं। देखिए, पहले बात, अमाइनो एसिड होते क्या है। अमाइनो एसिड वो मॉलिक्यूल है जिससे मिलके प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का बड़ा बड़े अमाइनो एसिड का चेन बनता है, और वो चेन बार बार फोल्ड होके बड़ा सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि एंजाइम्स हो गया या कोई भी प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहला बात है कि एक कार्बन होगा। अब एसिड है तो एसिड यहाँ पे COOH आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड आएगा हमारा। उसके बाद जब हमारा COOH आ गया तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप भी तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप भी जुड़ गया। एक यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ जाए, और एक यहाँ पे जुड़ गया हमारा R। ठीक है, तो ये हमारा अब बन गया क्या, ये हमारा बन गया अमाइनो एसिड। ये R कुछ भी हो सकता है, R जो है ये कुछ भी हो सकता है कि ये H हो जाए, या हो सकता है कि ये CH3 हो जाए, या कुछ भी हो सकता है R। ठीक है, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। ठीक है, ये तो हमारा। अच्छा, एक बात और, ये पहले बात है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पहला कार्बन हो गया। और इससे जो जुड़ा कार्बन है ये क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है। और ये क्या है, ये है हमारा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब क्योंकि ये जो अमीनो ग्रुप है ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अल्फा अमीनो, और इसका नाम है यहाँ पे एसिड। ठीक है, अब समझ आया कि इसका नाम, हम इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं। अब जो बात ध्यान देने लायक है उसको देखिए। मान देखिए, ये है कार्बन H, ये आज जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद इससे क्या जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ COOH। ये क्या है, एसिड। एसिड क्या करता है, एसिड हमेशा हाइड्रोजन देता है। ये H+ रिलीज किया। ठीक है, H+ ये रिलीज कर दिया। अब जब H+ रिलीज कर दिया तो SO चला गया, तो यहाँ पे क्या आया, एक माइनस चार्ज आया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे आया, एक सेकेंड। हाँ, तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक R है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इसका एसिड ग्रुप COOH। अब क्या हुआ, एसिड क्या करता है, एसिड जो है हमारा H+ डोनेट करता है। ठीक है, H+ अब मान लीजिए ये डोनेट कर दिया। अब जब H+ डोनेट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया। ठीक है, अभी डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा। यहाँ पे क्या है, NH2। यहाँ पे क्या है, NH2 क्या है, बेस है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन ले लेता है। अब ये हाइड्रोजन को यहाँ पे चल जाएगा इसके पास। जब हाइड्रोजन अगर चला जाएगा इसके पास, तो ये NH2 नहीं रहेगा, ये NH3 हो जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज प्लस एक पॉजिटिव चार्ज दोनों के दोनों आ गया, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज्यूटर आयन। मतलब एक ही ऐसा आयन जिसपे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाता है। ठीक है, यही हमारा अमीनो एसिड का पार्ट है, मतलब यही हमारा अमीनो एसिड है एक तरीके से। ठीक है, तो इस बात को NCERT बताना चाह रहा है। कैसे बताना चाह रहा है कि द R group is the proteinaceous amino acid in this proteinaceous amino acid could be a hydrogen। तो देखिए, वो R के बारे में बात कर रहा है। R तो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन। अगर जो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि अगर जो R है, समझ रहे हैं, मतलब कि ये कार्बन है, ये H है, ये R है, ये COOH है, और ये क्या है, ये NH2 है। अगर R के जगह हम यहाँ पे क्या रख दें, R की जगह यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रख दें, अगर R की जगह हाइड्रोजन रख दें एक और, तो क्या बन जाएगा, तो ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर R के जगह यहाँ पे हम क्या रख दें, एक मिथाइल ग्रुप रख दें,
तो क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा। सारे के सारे अमीनो एसिड्स को हमको याद नहीं रखना है, पर जो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है उसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसका वो पूछ लेगा। अगर यहाँ पे आर हटा के मैं यहाँ पे CH3 लिख दूँ तो वो एलानिन बन जाएगा, अगर आर हटा के यहाँ पे H लिख दूँ तो ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर हर की जगह मैं हाइड्रोक्सिल मिथाइल लिख दूँ तो क्या बन जाएगा वो वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बन जाएगा सीरीन, ठीक है, सीरीन बन जाएगा। तो इस बात को हमको अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे एनसीईआरटी याद नहीं करना है, पर जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है हम उसको याद कर सकते हैं, हमको उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे 3 of 20 आर शोन इन फिगर, ये मतलब कि टोटल यहाँ पे 20 है। और यहाँ पे एक बात और कि ये जो अमीनो एसिड्स है वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक है। तो हमको उसको ध्यान रखना है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया होगा शायद, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आर था, आर की जगह अगर मैं एच रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। अगर आर की जगह मैं CH3 रख दूंगा तो एलानिन बन जाएगा, और अगर मैं एक हाइड्रोक्सिल मिथाइल रख दूंगा तो सीरीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना है, इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। कुछ सब चीज़ तो सेम है इसमें, बस HCH3 और CH2OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल मिथाइल, इसी का पॉइंट है, इसी को याद रखना है। अगर हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, अगर मिथाइल है तो एलानिन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो सीरीन। ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है। 20 में से सिर्फ 3 ठो ही याद करने हैं, ठीक है। तो वो इसी बात को बता रहा है। आगे बोल रहा है कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। Based on the number of amino in carboxyl group, there are acidic, that is glutamic acid, basic, lysine and neutral valine amino acid। ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखना है, सबको ध्यान नहीं रखना है, इसमें जो मेंशन किया हुआ है बस उसी को ध्यान रखना है। अगर एसिडिक का बात करना है तो कौन सा है, ग्लूटामिक। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ तो स्ट्रक्चर पूछेगा भी नहीं, सिर्फ अगर नाम दिया हुआ है तो सिर्फ नाम ही पूछेगा, ठीक है। अगर वो बेसिक का बात कर रहा है तो बेसिक, ये वाला जो बेसिक वाला क्वेश्चन है ये बार बार आएगा, बार बार आता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार कहीं ना कहीं पूछा हुआ है बेसिक वाला, लेसिन, ठीक है। और अगर वो न्यूट्रल की बात कर रहा है तो वेलिन, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अमीनो एसिड है, एसिड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन और न्यूट्रल में वेलिन आ जाता है। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दैट इज टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, TPT ऐसे याद कर सकते हैं। अगर वो एरोमेटिक की बात कर रहा है तो क्या है, TPT। क्या T से क्या, टायरोसिन, P से क्या, फिनाइलएलानिन, और T से क्या, ट्रिप्टोफैन। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो एसिडिक पता चल गया, बेसिक पता चल गया, न्यूट्रल पता चल गया, उसके बाद एरोमेटिक पता चल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। सही बात कर रहा है, अलग अलग pH के कंडीशन पे अमीनो एसिड का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, हमने अभी बताया था कि यहाँ से जो H है वो यहाँ पे चला गया, और मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ से H जाए। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये एक है हमारे पास अमीनो एसिड, ठीक है, COOH ग्रुप, और यहाँ पे आ गया NH2, ठीक है। अगर अब मैं इसको एक एसिडिक मीडियम में रख लेता हूँ, मान लीजिए इसका जो pH है, इस जगह का pH, उसका जो pH है वो लेस देन 7 है, ठीक है। मान लीजिए जो इसका जो XPH है वो लेस देन 7 है, मतलब कि वो एसिडिक कंडीशन पे है, ठीक है। एसिडिक कंडीशन पे है तो क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर बेसिक pH पे रख दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। OH को H चाहिए, H देगा यहाँ से और OH मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हम अलग अलग pH कंडीशन पे मिलता है हमको, ठीक है। और ये जो कंडीशन मिलता है जहाँ पे एसिड का H ही इस बेसिक के पास चला गया, अमीनो के पास चला गया, इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। ज्यूटर आयनिक मतलब जो जिसमें एक ही कंपाउंड में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, ये अमीनो एसिड का ये फॉर्म है, नेचर है, ठीक है। आगे बात कर रहा है लिपिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड के बारे में इतना बात ध्यान में आया होगा मेरे को लगता है,
ठीक है, जहाँ पे हम लोग एरोमेटिक के बारे में बात की टीपीटी, इसमें हमारा आ जाता है टायरोसिन, उसके बाद आ जाता है फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, वेलिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड देख लिए। आर का जो हमारा जो पोजीशन है उसको भी देख लिया कि आर में एच रखने से ग्लाइसिन बनेगा, CH3 रखने से एलानिन बनेगा और हाइड्रोक्सिल मिथाइल रखने से सीरिन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। आगे लिपिड्स के बारे में बात कर रहा है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ध्यान रखना है। लिपिड क्या है, लिपिड वाटर इनसॉल्युबल है, वो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, क्या है सिंपल फैटी एसिड। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किससे जुड़ा होता है, वो आर ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 कार्बन टू 19 कार्बन, इतना बड़ा हो सकता है वो, जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। आर्किडोनिक एसिड है 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल एट कार्बन। Fatty acids could be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon double bond. Another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane. क्या, trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acids. ठीक है, many lipids have glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. क्या बोल रहा है, जो फैटी एसिड है वो क्या हो गए हैं, वो एस्टेरिफाइड हो गए हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। आर एसिडिफाइड विथ ग्लिसरॉल, दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। These are also called fats and oils based on melting points. Oil have lower melting point, example gingerly oil, and hence remain in oil in winter. Can you identify a fat from market? Some lipids have phosphorus and phosphorus-related organic compound in them. देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बोल रहा है, क्या ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन है वो। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कैसा हो सकता है, देखिए 3 कार्बन है, तीनों में एक एक OH जुड़ा हुआ है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, सिंपल। इस बात को ध्यान रखना है, ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है इसको हमको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, प्रोपेन बनाना है, सब में एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप दे देना है। ट्राइग्लिसराइड का बात कर रहा है, जो भी हमारा आर ग्रुप है, आर ग्रुप में कौन सा क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जुड़ा हुआ है जो भी हमारा आर ग्रुप है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, देखिए यहाँ पे भी अलग अलग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद फैटी एसिड, यहाँ पे पैल्मिटिक एसिड दिया हुआ है जो कि बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ है, जिसमें कि 14 तो यहाँ पे हो गए, 1 2 इधर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 14 2 16, टोटल 16 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कितना बोला था यहाँ पे पहले ही बता दिया था वो, कि जो पैल्मिटिक एसिड है वहाँ पे 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, और आर्किडोनिक में कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे पैल्मिटिक में 16 दिख गया, आर्किडोनिक में कितना है, 20 है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिनिन प्यूरिन ये तो नाइट्रोजन बेसिस का दिया हुआ है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके These are phospholipids. They are found in cell membrane. अब ये हम लोग पहले भी सेल चैप्टर में देख चुके हैं कि जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे हम फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर देखते हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल था ये हमारा सेंगर निकोलसन मॉडल था, जो कि सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होता है और यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटीन होता है, इसको देख चुके हैं सेल चैप्टर में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉस्फोलिपिड्स, अब वो जो लिपिड है जो कि हम देखे अभी है ना, लिपिड कहाँ वो देखने को मिलते हैं, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। अब समझ में आ रहा होगा। Lecithin is one example. Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure. Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure. मतलब कि कौन से टिश्यूज का बात कर रहा है, न्यूरल टिश्यूज का। न्यूरल टिश्यूज कैसे होते हैं, वो जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं ऐसे बड़े बड़े, मतलब सबसे लंबे टिश्यूज होते हैं ना न्यूरल टिश्यू, ऐसे देखिए बन नहीं रहा है में से एक ऐसे इसमें डेंड्राइटिस निकले होते हैं ऐसे बड़े बड़े से। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, उसमें और टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थियामिन। When found attached to a sugar, they are called nucleosides.
इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टरिफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब बहुत इजी चैप्टर, ये वाला बात बहुत इजी है जिसको हम लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में देखे हुए हैं, है ना। उसमें हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एडेनोसिन, गोनेसिन, थोनोसिन, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ये नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके बारे में, जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में है, इसको हम लोग अपना जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसी चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे आज यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को अभी पढ़ना है क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद हम लोग जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है और जो प्रोटीन है वहाँ तक हम लोग इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़े थे, इसको जाके एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ये नोट्स में आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक थी नहीं, एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल में था, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स के जो टाइप थे यही पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ड्यूटर एन वाला फॉर्म को देखना है, और जो अमीनो एसिड्स के टाइप थे एसिड वाला, बेसिक वाला, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसको भी हम लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।